हाय, नीट जेआरएफ 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको फाइंड आउट करना था फिनिशिंग टाइम ऑफ अ गिवन प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो प्रायोरिटी शेड्यूल एल्गोरिथम बेस्ड ऑन डायनेमिकली चेंज प्रायोरिटी मीन्स यहाँ पे प्रोसेस की प्रायोरिटी को हम डायनेमिकली चेंज करेंगे। उसके साथ बताया गया है कि लार्जर नंबर है वह हायर प्रायोरिटी, जिस प्रोसेस का इंटीजर हायर होगा, बड़ा होगा, उस प्रोसेस को हम हायर प्रायोरिटी देंगे। उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस दिए गए कि जब प्रोसेस को असाइन करेंगे हम रेडी क्यू में तो उसकी प्रायोरिटी चेंज होगी एट द रेट ऑफ 2, और जब प्रोसेस स्टार्ट करेगा रनिंग और बोल सकते हैं सीपीयू में असाइन करेंगे तो उसकी प्रायोरिटी चेंज होगी एट द रेट ऑफ 1। उसके साथ साथ बताया गया है कि इनिशियली जितनी भी प्रोसेस है ऑल प्रोसेस असाइन 0 वैल्यू एट रेडी क्यू, मतलब इनिशियली जब रेडी क्यू में आएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, प्रायोरिटी। उसके बाद बताया है कि टाइम क्वांटम दिया गया है। टाइम क्वांटम मतलब टाइम स्लैश दिया गया है, टाइम बॉन्ड दिया गया है जिसमें 1 मिली सेकेंड्स दिया गया है। और जब दो प्रोसेस वांट, और क्या बोला गया, व्हेन टू प्रोसेस वांट टू ज्वाइन साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर दो प्रोसेस जाना चाहेगा तो हम क्या करेंगे, द प्रोसेस विच हैज़ नॉट एग्जीक्यूटेड रिसेंटली इज गिवन अ प्रायोरिटी। ओके, मतलब जो प्रोसेस रिसेंटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है उस प्रोसेस को हम प्रायोरिटी देंगे। जो पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है उसे हम प्रायोरिटी नहीं दे करके आगे के प्रोसेस को हम प्रायोरिटी देंगे। अब यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला आपको, फिनिशिंग टाइम ऑफ अ गिवन प्रोसेस। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 प्रोसेस दिया गया है टेबल में, और अराइवल टाइम और बस टाइम सभी का दिया गया है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइम। जो टाइम आपका दिया जाएगा उस टाइम को लेते हैं, और यहाँ पे सभी की प्रायोरिटी चेंज हो रही है तो प्रायोरिटी को लेते हैं। ओके, प्रायोरिटी को लेंगे चलेंगे। तो इनिशियली 0 1 2 3 4 5, मैं एक्चुअल में इसको बना करके इसके बिहाफ में एक गैंचर ड्रॉ करूंगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि P1 P2 और P4 का क्या फिनिशिंग टाइम होगा। तो आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैं इन 4 ऑप्शन को नहीं लिया हूँ, आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब इनिशियली जब आएगा 0 में तो सबसे पहले कौन आएगा, अराइवल टाइम में P1। P1 जब आएगा तो P1 एग्जीक्यूट होगा तो उसको हम क्या देंगे, जब इनिशियली यहाँ पे क्या बोला गया है, जब वो रनिंग में आएगा तो उसकी प्रायोरिटी चेंज होगी एट द रेट ऑफ 2, तो हमने इसको 1 एट द रेट ऑफ 1 लेके चल दी है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ से अपने को समझ आएगा। तो 0 से P1 आया और 0 से 1 तक के P1 रन किया। अब जैसा 1 हुआ उसके बाद में कौन आया आपका, P2। P2 आया तो P2 की वैल्यू हो गई 1, है ना। उसके बाद में P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि P1 क्या करेगा, वेट करेगा। P1 क्या करेगा, वेट करेगा, इसलिए उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 2। तो P2 एग्जीक्यूट होगा, P2 एग्जीक्यूट हुआ 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद में जैसा 2 यूनिट कंप्लीट होगा उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि P2 की जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 की वैल्यू हो जाएगी 2, और P1 की भी वैल्यू क्या रहेगी 2, क्योंकि वेट कर रहा है वो रेडी क्यू में। और वैसे फिर अराइवल टाइम 2 में कौन आया, P3, तो P3 इनिशियली क्या रहेगा, उसका 0 रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसके बाद किसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए तो 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए तो आपका P2 था तो उसका काम हो चुका है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फिर P1 को लेंगे, तो P1 फिर से आएगा, फिर से P1 आएगा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, 3 यूनिट में कंप्लीट कर लेगा। तो फिर आपका P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे अब 2, और P4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P4 आएगा 3 यूनिट ऑफ टाइम में, P4 आएगी तो P4 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखेंगे किसकी प्रायोरिटी है, लार्जर नंबर है हायर प्रायोरिटी। तो P3 की प्रायोरिटी क्या है, P3 की प्रायोरिटी है 2, तो लार्जर प्रायोरिटी तो अब कौन एग्जीक्यूट होगा, P3 आएगा। जैसे P3 आएगा तो P3 का बर्स्ट टाइम कितना, 1 यूनिट का है। ठीक है, बर्स्ट टाइम नहीं 2 यूनिट का है, तो ठीक है। जैसे 4 कंप्लीट होगा
तो P3 जो है, P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर रहा है तो P3 की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। उसके बाद में P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 की वैल्यू होगी 2, और P4 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, P4 की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। P4 की वैल्यू 2 की होगी क्योंकि अब ये वेट कर रहा है, क्योंकि इसका अराइवल टाइम क्या था, 3 था, लेकिन 4 यूनिट ऑफ टाइम तक वेट करना पड़ रहा है। अब इन दोनों के बीच में एक कंडीशन हमको दिया है, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि द प्रोसेस विच हैज नॉट एग्जीक्यूटेड रिसेंटली गिवन प्रायोरिटी। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं किया गया है पहले। तो P4 प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं किया गया है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे P4 को लेंगे, P4 आ जाएगा। तो ये 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं P3 वेट करेगा तो P3 की वैल्यू हो जाएगी 2, P1 की वैल्यू भी रहेगी 2, और P4 की वैल्यू क्या रहेगी, P4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, है ना। अब देखते हैं कि किस प्रोसेस का बचा है। तो P3 का 2 यूनिट ऑफ टाइम, P4 का, तो P4 का तो काम यहाँ पे फिनिश्ड हो गया। अब 2 ही बच गए, कौन बच गया, P3 और P1। तो P3 और P1 में पहले कौन आ जाएगा फिर, अब देखेंगे इन दोनों में। तो फिर किसे देंगे प्रायोरिटी हम देंगे P, थोड़ी देर पहले हमने P3 को एग्जीक्यूट कर चुके थे, तो फिर कौन आएगा, फिर आएगा आपका P1, है ना। P1 को देंगे, P1 को देंगे 6 यूनिट ऑफ टाइम में P1 कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद में फिर P3 आएगा, फिर P3 आएगा 7 में कंप्लीट करेगा, और उसके बाद में लास्ट कौन बच गया आपका, P1 एट लास्ट 8 यूनिट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि P1, P2 और P4 की कंप्लीशन टाइम क्या है। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1, कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस PID मतलब 1 2 4। तो कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, P1 का कंप्लीशन टाइम होगा 8, और P2 का कंप्लीशन टाइम होगा आपका 2, और P3 का कंप्लीशन टाइम होगा 7, और फिनिश टाइम बोल सकते हो, और आपका P4 का कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, टाइम और प्रायोरिटी। तो सबसे पहले कौन आया, अराइवल टाइम किसका था, P1 का। तो P1 आया, तो P1 जब इनिशियली आएगा, जब वो एग्जीक्यूट होगा रनिंग क्यू में, तो उसकी वैल्यू क्या देंगे हम 1। तो हमने 1 लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे 1 यूनिट कंप्लीट होगा, उसके बाद में P1 क्या करेगा, वेट करेगा रेडी क्यू में, तो उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और P2 असाइन करेंगे CPU में, तो उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 1। अभी अराइवल टाइम किसी का हुआ ही नहीं है, P3 और P4 आया नहीं, तो P3 P4 को हमको देखना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या बताया आपको, उसके बाद हमने बताया कि जैसे 2 यूनिट कंप्लीट होगा, जैसे 2 यूनिट फिनिश्ड होगा, उसके बाद में हम देखते हैं कि P2 जो है रनिंग में था, अब वो रेडी में चला जाएगा, तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और P1 की भी वैल्यू क्या होगी 2। P1 की भी वैल्यू 2 हुई, और P3 अराइवल टाइम उसका अराइव हुआ है, तो जब अराइव करेगा रेडी क्यू में इनिशियली, तो हम क्या लेंगे 0। तो यहाँ पे हमने 0 लिए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि P2 और P1 दोनों का 2 प्रायोरिटी दिया है, तो अब किसे शेड्यूल करेंगे, तो हम ऑब्वियसली किसे शेड्यूल करेंगे, P2 तो फिनिश्ड कर चुका था ना अपने जॉब को, P2 का बस टाइम ओनली 1 यूनिट का था, तो P2 का तो खेल खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद में हम देखें फिर से P1 को दिए, हमने P1 को फिर से दिए, तो 2 to 3 यूनिट ऑफ टाइम में क्या किया, P1 फिर और CPU में एलोकेट हुआ, तो P1 की हमने प्रायोरिटी को फिर से क्या कर दिए 1 कर दिए। फिर P3 जो थे 0 जब इनिशियली आया था, तो P3 जब इनिशियली आया था, तो P3 की वैल्यू को हमने क्या कर दिए 2 कर दिए, क्योंकि वो रेडी क्यू में वेट कर रहा था। और P4 का मतलब इनिशियल टाइम आया, तो इनिशियल मतलब इनिशियल रेडी क्यू में था, तो P4 जब आया 3 यूनिट ऑफ टाइम में, तो उसका इनिशियल वैल्यू 0 था, ठीक है। अब यहाँ पे P1 P2 और इनके बीच में कंपेयर करेंगे, तो P3 ऑब्वियसली चला जाएगा, P3 को हमने एग्जीक्यूट किए, फिर P3 की वैल्यू क्या हुई 1 हुई। उसके बाद में P1 और
P1 की वैल्यू क्या हुई 2 हुई, क्योंकि P1 पहले एग्जीक्यूट हो चुका था, तो ये रेडी क्यू में है तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 2। उसके बाद में हम बताएं कि P4 की भी वैल्यू क्या रहेगी 4 रहेगी। अब इन दोनों के बीच में टाई अप होगा कि कौन प्रोसेस अब आगे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कंडीशन बता दिया गया है कि जो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जो रिसेंटली एग्जीक्यूट हो चुका है, बोलते हो जो रिसेंटली एग्जीक्यूट हो चुका है, या आप बोल सकते हैं कि जो कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है उस प्रोसेस को हम पहले चांस देंगे, और जो रिसेंटली हो चुका है उसको चांस कम देंगे, है ना। वो आपको ऑलरेडी कंडीशन में दिया गया है, तो इसलिए हम फिर P4 को फिर से लेंगे। तो P4 को चांस मिल जाएगा, तो P4 को टाइम क्या हो जाएगा, रनिंग में आ गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब कम हो जाएगा। फिर P1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और P3 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में करेंगे तो फिर P3 को चांस मिलेगा, P3 को फिर चांस मिलेगा, तो 7 यूनिट ऑफ टाइम में कंप्लीट करेगा। उसके बाद में P1। तो इस तरीके से हम गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं, और गैंट चार्ट के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं इसका कंप्लीशन टाइम। तो इसका आंसर था 8275। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, चित्त मन को शांत करके, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, है ना। बस लॉजिक की ज़रूरत थी, और ऑप्शन में आपको दिया ऐसा भी था, ऑप्शन में ऐसा भी दिया था एक ऑप्शन 8 2 5 7 इस तरीके से दिया हुआ था। तो आपको फाइंड आउट मतलब ऐसे 2 ऑप्शन से, तो ऐसे 2 ऑप्शन आप क्लिक करके इसे पता कर सकते हैं। बस दोनों के बीच में टाई होती है। तो अगर आप ये मतलब इसका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग से देखने को मिले थे। थैंक यू।